नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। हिंद किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और किसान संवाद की श्रृंखला में हमारे साथ आज हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की। ये बात इसलिए क्योंकि जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं और जेजेपी के जो किसान नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है कि इन 3 कृषि कानूनों में एमएसपी खत्म करने को लेकर एक लाइन भी नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि एमएसपी सिस्टम बंद किया तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। ये कोई नई बात नहीं है, यही बात उन्होंने कुछ महीनों पहले भी की थी। लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी समय बीत चुका है। 5 जून को जब ये कृषि कानून बने उसके बाद से कई तरह के डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। देश भर में किसान, अधिकतर किसान सड़कों पर हैं और कई किसान अपने अपने राज्यों में इन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुल मिला के इस वक्त जो स्थिति है वो एक कंप्लीट डेडलॉक है। किसान चाहते हैं कि इन तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। वो बिल्कुल भी संशोधन को एक्सेप्ट करने के उन्होंने इरादे जता दिए, वो मूड में नहीं है। मगर सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। अब ये जो नई तरह की समस्या सामने है आई है, इस पर से आगे का क्या रास्ता होगा। लेकिन फिलहाल जो हरियाणा की जो राजनीति में उबाल आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि जेजेपी के जो 10 विधायक हैं, जो एमएलएज हैं, उनका किस तरह का रुख है और जो एमएसपी पर बात सामने आई है उसको और ज्यादा समझते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज राजीव गोदारा जी हैं, जो कि स्वराज इंडिया के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि बात एमएसपी पर आकर बार बार टिक जाती है। डिमांड भी वही है किसानों की, बहुत ही बड़ी डिमांड की एमएसपी को उसको वैधानिक दर्जा दिया जाए, लीगल सैंक्टिटी दी जाए, गारंटी दी जाए। मगर सरकार कहती है तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और उसी में जो उनकी गठबंधन की जो सरकार हरियाणा में है, जेजेपी के जो नेता हैं और जो फार्मर्स का, अपने किसानों का बेटा कहलाते हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनका भी यही स्टेटमेंट कि अगर एमएसपी पे एक भी दाना नहीं खरीदा गया तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। इसको आप कितना, इसको हम थोड़ा विश्लेषण करना चाहेंगे कि हरियाणा की जो प्रमुख फसलें, अगर आप उनका उदाहरण दें, क्या वाकई वहां पर एमएसपी मिल रही है? जून से अब तक का क्या हाल है? एमएसपी नहीं मिल रही है हरियाणा में भी। पहले एमएसपी पहले भी नहीं मिल रहा था और अब भी नहीं मिल रहा है। अगर इस साल की बात करें तो जब गेहूं और सरसों की फसल आई तो हरियाणा में सरसों करीब 80% खरीदा गया एमएसपी पे, और सरसों जो था 58% के करीब खरीदा गया। इसकी वजह है बहुत साफ। एक, केंद्र सरकार जो कहती है कि हम तो इतना ही खरीदेंगे और पीडीएस के लिए जितना चाहिए उतना ही खरीदेंगे, एक कंडीशन ये। दूसरा, हरियाणा सरकार भी जो लिमिट लगाता है कि सरसों और गेहूं दोनों के लिए लिमिट है। गेहूं के बारे में है, एक प्रति एकड़ 20 क्विंटल आपको एमएसपी भी बेच पाएंगे। अब गेहूं तो ज्यादा होता है झाड़ तो इसका। इसी तरह सरसों पे लिमिट है 8 क्विंटल का। और फिर सरसों पे दूसरा लिमिट भी है कि एक किसान अधिकतम 25 क्विंटल बेच पाएगा। तो आपने 8 क्विंटल प्रति एकड़ की, अधिकतम 25 क्विंटल की शर्त। और फिर जिस दिन आपका टोकन आएगा उसी दिन आप मंडी में जाके बेचेंगे, इसके अलावा नहीं बेच पाएंगे। और जितना बड़ा एरिया हर मंडी में रहता है, उनका तो नंबर किसी दिन एक दिन आता है, सब तोल ही नहीं पाता जो आते हैं, उनको वापस लौटना पड़ता है। और ये पिछले साल में हुआ जब दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे। और ऊपर से सरसों के अंदर नमी निकालने का, नमी के ऊपर जो खेल किया जाता है, जो भ्रष्टाचार होता है, जिस तरह का पूरा खेल है, इसलिए 58% हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सरसों खरीदी गई। अब एमएसपी पे पूरा खरीद लिया, इवन गेहूं भी नहीं खरीदा गया। यही हाल बाजरे का कई साल से चल रहा है। बाजरे में भी इसी तरह की कंडीशन है और बाजरा तो 28, 29, 30% ही अधिकतम खरीदा जाता है, बाकी खरीदा ही नहीं जाता। और एक और बड़ी कंडीशन है, वो अपने आप में सबूत देती है, साबित करती है कि दाना दाना नहीं खरीदा जाता। वो कंडीशन है कि जो व्यक्ति मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर करेगा, सिर्फ उसी की खरीदारी होगी। अब किसान तो वो कर नहीं पाता है, किसान के पास तो संसाधन नहीं है, वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो कैसे करेगा? वो संकट अलग से, और जो उसमें नहीं आया वो तो रह गया। और फिर जो मैंने कहा, मंडी से आपको मैसेज जाएगा कि इसी बाजरे की फसल के समय और सरसों और गेहूं की फसल के समय किसानों को बहुत बड़ा संकट ये आया। इसके अलावा मूंगफली है, उसका भी एमएसपी तय है। दुष्यंत चौटाला जी का सिरसा जिला है, सिरसा जिला के कालावाली मंडी में और नाथूश्री चोपटा की मंडी में चले जाएं, वहां जाके पता कर लें। मेरा अपना परिवार किसान परिवार से मैं आता हूं।
हमारे अपने परिवार को जो मैसेज आया जिस दिन का कि आप इस दिन मंडी लेके आ सकते हैं, उसके बाद दोबारा मैसेज आ गया कि अभी उस दिन खरीदारी नहीं होगी। फिर जो मैसेज आया, टोकन नंबर आया, उस पर जब हम लेकर गए मंडी में तो कोई खरीदार नहीं था। ठीक यही स्थिति नाथुश्री चौकटा में और कालांवाली मंडी सिरसा जिला की कितने दिनों तक यही स्थिति चलती रही और एमएसपी भी मूंगफली नहीं बिक पाई। एक दूसरा मक्का और सूरजमुखी जिस एरिया में हरियाणा में होता है, इसमें तो और भी खेल है। हरियाणा में सूरजमुखी और मक्का दोनों सीजन में होता है और यहाँ एक में एमएसपी तय किया जाता है तो दूसरे में तो भुला ही दिया जाता है। और उसको लेकर हरियाणा में एक एमएसपी को लेकर एक केस 2016 से पेंडिंग है, हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन है। और इस साल भी पिटिशन के अंदर एप्लीकेशन मूव किया गया जब पिटिशनर्स ने, किसान यूनियन है, उन्होंने सरकार को कहा मक्का और सूरजमुखी आप नहीं खरीद रहे हैं, इसे खरीदिए। जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के पी.के. दास, उनसे वो मिले और फिर हाई कोर्ट में पिटिशन एप्लीकेशन हुआ उस रिट के अंदर कि भाई एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है और सरकार ने उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये बिल्कुल एकदम साफ सबूत है तो कि एमएसपी पे खरीदारी नहीं हो रही है। और दूसरी बात, हाँ इतना जरूर है, 2018 से हम देख रहे हैं, अपना खट्टर साहब भी यही कहते हैं एक एक दाना दाना खरीदेंगे और लिख के बयान में नहीं कहते, लिख के कहीं आपको सबूत डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। जवानी प्रेस नोट मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते मिलेंगे, उनके डीपीआरओ के वेबसाइट में मिलेंगे। और मुझे याद है पिछले सितंबर में मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल दाना दाना खरीदा था बाजरा का। और इनके एक हुआ करते जवाहर यादव, एक टीवी डिबेट में उन्होंने चुनौती दी थी, मैं भी उसमें था। उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि दाना दाना नहीं खरीदा गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने उनकी चुनौती स्वीकार किया। मैंने कहा मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, कहें तो अभी दे सकता हूं। वहां डिबेट था तो उसमें समय नहीं था। हमने पूरे डॉक्यूमेंट विद एनेक्सर सरकारी आंकड़ों से निकालकर डॉक्यूमेंट लेकर उनके दफ्तर गए, वहां कोई नहीं मिला। फिर उनका गुड़गांव घर में हमारे साथी स्वराज इंडिया के साथी गए, वहां जब गए तो उन्होंने उनको धमकाया कि मैं पर्चा दर्ज करवा दूंगा। जो जर्नलिस्ट वहां रिपोर्ट करने के लिए पहुंच गए उनको भी उन्होंने कहा कि आप कैसे आ गए, तो उनके पास कोई सबूत था ही नहीं, मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, ये हर कोई जानता है। तो इतने सबूत होने के बाद भी दुष्यंत चौटाला अगर ये कहते हैं कि एमएसपी में नहीं खरीदारी होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब इतना मुझे मालूम नहीं ये झूठ आता कहां से है। हाँ एक जगह है झूठ की, झूठ आता है पारदर्शिता न होने से। सरकार जब ये कहती है हम दाना दाना खरीदेंगे, जब कहती है हम एक एक दाना एमएसपी पे हमने खरीद लिया है, और दुष्यंत चौटाला कहते हैं नहीं खरीदा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं दुष्यंत जी, आप हरियाणा सरकार के जब से आप सरकार में आए हैं उसके बाद के टोटल आंकड़े दे दीजिए। हरियाणा में बाजरा कितना पैदा हुआ, सरसों कितना हुआ, गेहूं कितना हुआ, धान कितना हुआ, मक्का कितना हुआ, चना कितना हुआ और ये सूरजमुखी कितना हुआ, और फिर बता दीजिए कि इतना इन किसानों से इतना हमने खरीदा। वो आंकड़ा सार्वजनिक कर दीजिए। आप तो रोज विज्ञापन देते हैं, वो विज्ञापनों में चलाइए, आप छूट मत चलाइए। राजीव जी, दिक्कत ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली जो आंकड़े सामने आते हैं, जो विज्ञापन सामने आते हैं, आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली उनकी विश्वसनीयता पर भी बहुत जबरदस्त प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मगर आपने जो ये बात सामने रखी है, तफसील से जो आपने आंकड़े दिए हैं, वो फिलहाल तो यही इंडिकेट करे एक तरह से ये बहुत जबरदस्त मजाक है कि इस तरह की स्थिति है और बावजूद इसके इस तरह के नारे या इस तरह की बातें होती हैं कि अगर एक एक दाना नहीं खरीदा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मगर मुझे मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये तो एक सच्चाई है, जैसे कि आपने इस बात को सामने रखा, तमाम किसान नेता या जो खेती किसानी से लोग जुड़े हैं वो लोग इस चीज को समझते होंगे। खासतौर से जो एमएलएज हैं, जो जेजेपी में जो उनके समर्थक हैं, जो एमएलएज हैं, वो भी समझते होंगे। इसमें से ये फिगर भी सामने आ रही कि कुछ 4-5 ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, 4-5 ने चुप्पी साधी है। तो जब ये इस तरह की स्थिति, इतना ऐतिहासिक आंदोलन इस वक्त हो रहा है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये जो जजपा के जो एमएलएज हैं उनका जो रुख है या उनको अंदर की जो जानकारी है उस पर क्यों नहीं कुछ निर्णायक फैसला लिया जाता? जो राजनीति में इतना उबाल आ रहा है वो कहां जाकर रुकेगी? क्या हो रहा है उस फ्रंट पर? देखिए, मुझे याद है 2018 में प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में आए थे और हमने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी के अंदर
हमने उनको सर चौधरी छोटूराम की कुछ पंक्तियां याद करवाई थी, और ठीक उन्हीं पंक्तियों के मुताबिक आज की सरकार सोच रही है। परंतु सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि लोग जाग गए हैं। उन्होंने कहा था, चौधरी छोटूराम जो कह रहे थे कि किसान, छोटूराम ने उस दौर में कहा था जब छोटूराम थे, किसान कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी तलवे में गुदगुदी करता हूँ, कभी मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारता हूँ। वह आंखें खोलता है, करवट लेता है, अंगड़ाई लेता है और फिर जम्हाई लेकर सो जाता है। बात यह है कि किसान से फायदा उठाने वाली जमात एक ऐसी गैस अपने पास रखती है जिससे तुरंत बेहोशी पैदा हो जाती है और किसान फिर सो जाता है। उस समय किसानों को जगाने के लिए सर छोटूराम ये कह रहे थे, परंतु आज किसान जाग रहा है। परंतु सत्ता में बैठे लोग, दुष्यंत चौटाला हो, मुख्यमंत्री खट्टर हो, इनके विधायक हो, इन्हें लगता है कि हमारे पास भी वो ऐसी गैस है, ऐसा कुछ एक दवा है जिसका हम स्प्रे कर देंगे और लोग हमारी बातों को यूं का यूं मान लेंगे। असल में ऐसा। अब आप देखिए, हिंदू में 3 दिन पहले खबर छपी है और उस खबर में एक खबर है कि 5 विधायक हैं जेजेपी के। बरवाला से जोगीराम, जिन्होंने चेयरमैनी नहीं ली थी, नारनौल से रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह घोला चिका, अमरजीत ढांडा जुलाना और रामकरण शाहबाद से। ये 5 विधायक हैं 10 में से, जो कहते हैं हम फार्मर्स के साथ हैं। और उसी खबर में यह है कि इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हाँ, हम तो पूरी पार्टी उनके साथ है। अजय चौटाला जी ने तो पहले ही कह दिया था, जो पार्टी के मेंटर हैं, पैटर्न है, तो पता नहीं क्या है, वैसे सजा याफ्ता है, ये मुझे मालूम है। उन्होंने कह दिया है कि हम तो किसानों के साथ, और केंद्र सरकार को मान लेनी चाहिए। और फिर हमने तो कहा कि किसानों पे जो पर्चे दर्ज किए गए रद्द किए जाए। और दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि भाई हम तो खुद ही कहते हैं, मैं तो खुद किसानों के साथ हूँ। और जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें स्पोक्स पर्सन कहता है कि उन्होंने कोई इस्तीफा थोड़ी दे दिया, उन्होंने पार्टी के खिलाफ थोड़ी कुछ बोला। यही सवाल है इन विधायकों पे भी और नेतृत्व पे भी कि आप सरकार से मांग करते हैं, आप कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, परंतु आप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपकी कुर्सी पे आंच आ जाए। आप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे सरकार को झुकना पड़े, सरकार पे दबाव। आपके बयान से नहीं बनता। सिरसा में दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर 6 अक्टूबर से पक्का मोर्चा चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और उसका मेन मांग था कि दुष्यंत चौटाला कुर्सी चुनो या फिर किसान को चुनो, कुर्सी या किसान का नारा जी छोड़ दीजिए। उन्होंने आज तक कुर्सी छोड़ी नहीं है। पर्चे दर्ज करने की बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले तो, अभी ये 26 तारीख के बाद भी मेवात से साथी चले दिल्ली के लिए, उनको पूरा दिन हिरासत में रखा गया ना जाए इस तरह से। तो अभी भी ये हो रहा है और सरकार के मंत्री से, ये जो विधायक है सिर्फ बयान दे रहे हैं। अगर इनको सत्ता के साथ खड़े होना है तो इस्तीफा दे, ये सत्ता से बाहर आए, और जैसे सत्ता से बाहर आएंगे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार गिरेगी। उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब कोई कह सकता है आप तो सरकार गिराना चाहते हैं। हाँ, किसान सरकार गिराना चाहता है, ऐसी हर वो सरकार जो किसान के हित के खिलाफ खड़ी है और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, उस सरकार को गिराना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि खट्टर सरकार पे आंच आएगा तो मोदी पे आंच आएगा, और जब इन पे आंच आएगा तभी तो ये आपके किसानों की मांग मानेंगे ना। वरना तो इतनी बेहयाई हो गई है, इतनी जिद हो गई है कि पंजाब से लेकर देश भर का किसान दिल्ली की बॉर्डर पे जमा है, जगह जगह अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। बार बार वही बात दोहरा रही है। जी, आप बात रखें अपनी। जो मैंने कहा कि अब किसान जाग रहा है, अब किसान ट्विटर देख रहा है, अब किसान ट्वीट कर रहा है। इसलिए ट्रैक्टर विद ट्विटर, ये जो हैशटैग है आजकल वो ट्रेंड होता है। ये दुष्यंत चौटाला और सरकारों को समझ लेना चाहिए। छोटू राम ने जब उस समय जो अलग जगाई थी, आज वो अलग जग चुकी है, उससे असर प्रभाव बन चुका है और आज किसान देख रहा है, इनके झूठे आडंबर को भी देख रहा है जी। इसलिए किसानों के बीच में जाना है तो इनको मजबूत कदम उठाने होंगे किसानों के पक्ष में। बिल्कुल। और एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रही हूँ जिसमें कि क्योंकि ये हाल फिलहाल में एक गतिरोध सा बना हुआ है। हर दिन जब आपने ट्विटर सोशल मीडिया का जिक्र किया तो ये बात भी सामने आ जाती है। अमूमन तमाम किसान हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और सभी पढ़ रहे हैं कि पीएमओ इंडिया, एग्रीकल्चर इंडिया की तरफ से, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से जो तमाम ट्वीट्स दिए जा रहे हैं, ट्वीट्स की वर्षा बौछार सी हो रही है, जहां बार बार ये बताया जा रहा है कि कितनी खरीद हुई, प्रोक्योरमेंट कितना हुआ, पहले से ज्यादा हुआ, लेकिन वो बारीकी नहीं सामने लाई जा रही है कि एमएसपी का भाव
उस पर खरीद हुई कि नहीं हुई। दूसरा, इस तरह के तमाम मैसेजेस कि हमने बिचौलियों तंत्र से उनको मुक्त कर दिया है, इतना सम्मान निधि के जरिए किसानों को मिल गया है। इसमें एक और चीज सामने आई कि जो जून से लेकर अक्टूबर तक कृषि कानून को लेकर तमाम ट्रेनिंग्स हुई। मैं ये पढ़ देती हूँ, जून में 708 ट्रेनिंग और वेबिनार्स हुए जिसमें 21,000 किसानों को फायदा हुआ। जुलाई में 873 ट्रेनिंग्स हुई जिसमें करीब 26,000 किसानों को फायदा हुआ। इसी तरह आंकड़े दिए हैं अगस्त के लिए, सितंबर के लिए, जिसमें अमूमन कहीं 25,000 तो कहीं 27,000 किसानों को फायदा होने की बात कही गई है। यहाँ मेरा एक शार्प क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये फायदा गिनाया जा रहा है, ट्रेनिंग्स हुई, वेबिनार्स हुए, मगर ये कृषि कानून तो 5 जून को लागू कर दिए गए और यहाँ पर जून से लेकर अक्टूबर तक ट्रेनिंग सेशंस, वेबिनार्स की बात हो रही है। तो यहाँ वो किसानों को इन कृषि कानून के बारे में प्रचार कर रहे थे या राय शुमारी ले रहे थे? क्योंकि इस का मकसद यही दिख रहा है कि नैरेटिव बिल्ड करना कि हमने बहुत डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सोच समझने के बाद इस तरह के कानूनों को बनाया है और उन्हें रद्द करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कैसे देखें? एक बात तो मुझे उनकी सच्ची लगती है कि उन्होंने कानूनों को बहुत सोच समझकर बनाया है। जैसे आपने कहा फायदा हुआ है, फायदा की तरह ही सोचना समझना एक वाक्य है। अब वो फायदा किसका और सोचना समझना किसका? सरकार ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया कि किस तरह बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा सकता है और उसके लिए उन्होंने बहुत सावधानी से कानून बना दिए और उम्मीद किया कि किसान मान लेगा यूं का यूं। इसीलिए लॉकडाउन के बीच में ऑर्डिनेंस लेकर आए। ऐसी कोई आफत नहीं मची थी। अभी परसों सरकार ने जो प्रपोजल भेजा किसानों को, उसमें बताया कि 2000 से ये प्रपोजल चल रहा था। शंकर लाल गुरु की जो कमेटी का रिपोर्ट का जिक्र किया वो 2000 की बताया, 2001 का रिपोर्ट बताया, उससे पहले से बात चल रही है। अब अचानक इतने लंबे समय से आपके पास प्रपोजल्स, बातचीत, कमेटीज, रिपोर्ट्स थी, तो आपको ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा इस लॉकडाउन के दौर में? एक बात। दूसरा, राय शुमारी करते किसानों के बीच में जाकर, किसान यूनियंस को बुलाते, उनका पर्सपेक्टिव सुनते। पहले कोई ड्राफ्ट लोगों के बीच में आया होता कि ये कानून हम ला रहे हैं, इसका मूल मकसद ये है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब ट्रेनिंग हमने दिया और फायदा हुआ, किसको ट्रेनिंग दिया और क्या फायदा हुआ ये भी मालूम नहीं। कौन सा किसान था और किसान को ट्रेनिंग देने से कैसे फायदा हुआ? आपने कोई ऐसा ट्रेनिंग दिया हो कि खेती को बेहतर कैसे बनाए या खेत में ज्यादा उत्पादन कैसे ले, फायदा हो सकता है। आपने कानून के बारे में बता दिया कि आपकी फसल को या आपके लूट का साधन जो है उसको पूंजीपति जो है वो कैसे पूरा करेगा, इससे किसान को फायदा कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बात आप, और ये बिल्कुल उसी से जुड़ा है जो आपने कहा कि हर रोज विज्ञापन आते हैं और हर रोज ट्विटर पे विज्ञापन आ जाते हैं कि इतना प्रोक्योरमेंट हुआ, इतना हुआ। अब मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। पिछले साल हरियाणा में 93.2 लाख टन गेहूं खरीदा गया था और इस बार 76 लाख टन खरीदा गया, यानी 17.2 लाख टन कम खरीदा गया। ये आंकड़ा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप विज्ञापन दीजिए, आप भी विज्ञापन दीजिए, विरोधी भी विज्ञापन देंगे, किसान भी देंगे। आज किसान विज्ञापन दे सकता है, ट्विटर पे चला सकता है, तो फैसला कैसे लिया जाएगा कि कौन सही बोल रहा है? यही मैं बता रहा हूँ कहां से लिया जाएगा। आप वेबसाइट पे सारे आंकड़े डालिए, आप ये आंकड़े डालिए कि किस गांव में किस किसान का कितना फसल हुआ और किस किसान से कितना बिका। फिर आपको याद करवा दूं मैं, जिन दिनों ये आरटीआई कानून बना नहीं था और बनने से पहले जो राजस्थान में मजदूर किसान संघर्ष समिति अरुणा रॉय के नेतृत्व में, निखिल डे के नेतृत्व में जो आंदोलन चलता था, उसे बहुत बड़ा हो रहा था जन सुनवाई का। वो क्या करते थे, वो एक गांव में जाते थे, जन सुनवाई करते थे। कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे काम हुआ है तो कितने लोगों को दिहाड़ी मिला, सरकारी आंकड़ा एक कहता था, असल में बात दूसरी होती थी। और आरटीआई आने के बाद भी उन्होंने ये किया। ये जो सरकारी आंकड़ों के साथ उन लोगों से पूछकर जो सीधे सवाल जवाब होता है, उनको चिन्हित करके आप जा सकते हैं। उस तरह से जो आपका बिल्कुल पर्दाफाश किया जा सकता है, वही सच्चाई बताएगा ना। तो पहले आप वेबसाइट पे डालिए। आप विज्ञापन से कुछ नहीं होता, विज्ञापन तो विज्ञापन है। आप वेबसाइट पे डालिए कि इस गांव का, आप जब ये कर सकते हैं किसान से उम्मीद कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में वो रजिस्टर करेगा, अपना नाम पता करेगा, अपना फोन नंबर करेगा, अपने बैंक अकाउंट करेगा, अपनी फसल कितने एकड़ में है, उसका नंबर क्या है, सब कुछ करेगा और वो देखकर ही आप खरीदेंगे। तो भाई उसके बाद दिक्कत क्या है? क्या बता दे इस किसान ने इतने एकड़ में अपने आप को रजिस्टर किया था, इस किसान से इतने फसल जो थी वो एमएसपी पे खरीदी गई है और इतनी नहीं खरीदी गई है। अब आप किसान के पास, आप मुझसे बात कर रहे हैं,
आप कल को इस बात की जांच करने के लिए क्या करेंगे? उस वेबसाइट पे आंकड़ा देखेंगे किसी गांव का, उस गांव में जाएंगे, उस किसान से पूछेंगे, सच सामने आ जाएगा। और जब तक सरकार ये नहीं करती है, ये पारदर्शिता नहीं लाती है, तब तक बेसिक जो प्रजम्पशन जो है, जो मान्यता है, जो माना जाना चाहिए, वो सरकार के खिलाफ जाता है। एडवर्स इन्फ्लुएंस सरकार के खिलाफ निकलता है, क्योंकि ये सूचना सरकार को वेबसाइट पे देनी है। अगर वो छुपाती है तो इसकी जो समझ बनेगी कि सरकार छुपा इसलिए रही है कि कुछ झूठ से बचना चाहती है या झूठ को छुपाना चाहती है। किसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसान कहाँ वेबसाइट पे डालेगा कि मेरी कितनी फसल थी, मेरा क्या हुआ? पर सरकार ये कर सकती है, किसान से आंकड़े लेती है, खुद उन आंकड़ों को पूरा करके वेबसाइट पे डाले और उस पर जाकर गांव गांव में किसान यूनियन और आप जैसे पत्रकार जो बहुत क्लियर है, जैसे कि राजीव जी ने बोला कि पारदर्शिता की कमी है और उसको लाए जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज राजीव जी, और संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी आखिरी सवाल की, साथ ही साथ पारदर्शिता के साथ साथ जो एक और चीज को ठेस लगी है वो है विश्वास। इस देश में किसानों का जो विश्वास है वो बार बार टूटा है और शायद यही कारण है कि जब अब नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल फिर से इस बात को दोहराया कि हम एमएसपी को लिखित में देने का आश्वासन दे रहे हैं, तब ये आश्वासन लेने के लिए जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो लीड कर रहा है वो तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि विश्वास की बहुत भारी कमी है? देखिए, विश्वास किन्हीं दो लोग हो, दो समाज हो, समाज और सरकार हो, सबके बीच में विश्वास अनुभव के आधार पर बनता और टूटता है। अब किसानों का, किसान जथेबंदियों का, किसान संगठनों का, भारतीय जनता पार्टी की आज जो सरकार है उसके कार्यक्रम से, उसके कारनामों से, उसके व्यवहार से ही वो इस नतीजे पहुंचे कि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वरना तो एमएसपी की बात करते थे और एमएसपी का विज्ञापन देते हैं कि इस बार हमने इतना बढ़ा दिया और बड़ा ढोल पीटते हैं। किसान मानता था कि एमएसपी का रेट बढ़ गया है तो शायद खरीदा भी जाएगा, उम्मीद करता था ना। अब किसान को उम्मीद नहीं बची है। सरकार एक बात कह रही है और किसान मान नहीं पा रहा। क्यों नहीं मान पा रहा? ऐसा तो नहीं कि किसान के मन में कुछ ऐसा सपना आ गया कि आज सरकार की नहीं मानेंगे जी। असल में किसान के साथ बार बार धोखा हुआ है। और जब किसी भी व्यक्ति के साथ हो, किसी समाज के साथ हो, परिवार के बीच में हो, जहां भी मानवीय संबंधों में हम देखें, जहां बार बार धोखा होता है, विश्वासघात होता है, वहां विश्वास टूटता है। और मोदी सरकार ने वो विश्वासघात किसानों के साथ लगातार किया है। इसके साथ मैं जोड़ दूं, किसान के प्रति उस विश्वास, जिस विश्वास की किसान को चिंता थी, वो मोदी सरकार से पहले की सरकारों ने भी वही किया था। आज भी मोदी जी बताते हैं कि हमने 50% वो देना शुरू कर दिया, आपको अधिक पैसा, अधिक कीमत देना शुरू कर दिया, एमएसपी में तय कर दिया। पहले आप खर्चा ही पूरा नहीं जोड़ते, आप C2 के अंदर 50% नहीं जोड़ रहे हैं। पहले आपने कुल लागत को, जहां 1000 है उसको आप 500 जोड़ेंगे और उसे 50% दे देंगे। और आप असल में लागत 1000 है और 1000 जोड़ेंगे, 50% दे देंगे। इसमें बहुत अंतर रहता है। ये सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही, पहली बात। और यही सच्चाई इसके पहले की सरकार जो कांग्रेस की थी वो भी नहीं लाती थी। दूसरा, आपने कहीं नहीं कहा कि हम एमएसपी तय कर रहे हैं पर आपकी फसल खरीदने का दावा हमारा नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट एमएसपी तय करने के, वो ये है कि किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइस सुनिश्चित किए जा सके, इसलिए हम एमएसपी तय करने की पूरी प्रक्रिया चला रहे हैं। परंतु अभी तक अनुभव ये है कि आपने उस तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया, एक पैसा नहीं खर्चा सरकारों ने। और हाईकोर्ट में जिस पिटीशन का मैंने जिक्र किया, बार बार उसमें सरकार कहती है कि जो, और उसके अलावा भी हर डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जो हमें पीडीएस के लिए चाहिए सिर्फ वो हम एमएसपी पे खरीदेंगे। तो आपका जो एक सरकार का सोशल जस्टिस का आइडिया है पीडीएस के तहत अन्न देना, उसको आप खरीद रहे हैं, किसान को नहीं दे रहे हैं। वो आपको चाहिए इसलिए आप उसके लिए दे रहे हैं। किसान को देने के लिए आपको देना होगा। यानी कि किसान को उसका वाजिब दाम, उसका वाजिब हक देने की कोई मंशा नहीं दिखाई दे रही है। हाई कोर्ट की आपने बात की और अभी बोले तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ किसान संगठनों ने याचिका दर्ज कर दी है। याचिका के तहत उन्होंने बोला है कि ये अवैध और मनमाने तरीके से उन पर ये कानून थोपे जा रहे हैं। किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी है। तो बेसिकली जो न्यायालय हैं उनसे भी किसानों को कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल रही है। या फिर अगर हम ऐसे में गन्ने की बात करें तो गन्ने में तो 14 दिन के अंदर कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन वहां पर भी पर्ची
जो है डालने के बाद भी किसानों को गन्ने का भाव नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो इस तरह का रवैया है, ये किसानों के साथ ऐसा क्यों? मैं तो और कहीं नहीं देखती कि कोर्ट का कोई ऑर्डर है और उसकी इस तरह की अवमानना हो। अनिका देखिए, ये जो कानून बनाए हैं सरकार ने, दोनों कानून, एक बार एसेंशियल कमोडिटीज को छोड़ दें, दोनों में कहा गया है कि फसल की खरीद जब खरीदार कर लेगा किसान से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत या अदरवाइज किसान के खेत से मंडी से बाहर, तो 3 दिन के अंदर उसको फसल की कीमत देनी होगी। और वो नहीं देगा तब एसडीएम के पास से कंसल्टेशन ऑफिसर के पास जाएंगे, सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे। मैं ये मोबाइल मंडी से मार्केट से कहीं लेने जाता हूँ, मैं ये पेंसिल लेने जाता हूँ, क्या मुझे ये कहा जाता है कि 3 दिन में तुम मुझे पेमेंट दे देना? नहीं कहा जाता ना जी। किसान आपको बेचेगा तो 3 दिन का लफड़ा कहाँ से आया? और ये कानून में लिख के कह दिया आपने, ये जो कानून ने लिख दिया और सरकार कहती है पहली बार लिखा गया है 3 दिन में दे दिया जाएगा। तो राजीव जी, एक बात मैं और जोड़ दूं जी, एक बात बोलना चाहती हूं, एक बात मैं और जोड़ रहा था जी बताइए। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये जो पिछली शताब्दी की जो गलतियां हैं उन्हें हम सुधार कर रहे हैं ताकि अगली शताब्दी में हम किसानों को उनका हक दे सकें। तो ये जो आपने बात कही है, इसमें तो 3 दिन का समय भी अगली शताब्दी या आने वाली शताब्दी के हिसाब से कैसा रिफॉर्म है? और आजकल तो हम कह रहे हैं कि एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट खातों में अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं किसानों का पैसा। सारी जो उनके पास सारी लिस्ट है किसानों की, उस लिस्ट को और ज्यादा बेहतर मेटिकुलसली तैयार किया जा सकता है अगर मंशा हो तो। आप क्या कहेंगे? एक बटन दबाकर जब बहुत सी तमाम योजनाओं का फायदा दिया जा सकता है, तो फिर अब क्यों नहीं, ये सब चीजें क्यों नहीं है इस कानून में? एग्जैक्टली अनिका, आपने बहुत वाजिब सवाल किया और यही वो विश्वास है जो आपने कहा विश्वास कैसे टूटा। मैं हरियाणा का उदाहरण देता हूँ। सरकार ने फसल के समय कहा कि एमएसपी पे खरीदी गई फसल की जो अदायगी है कीमत की 72 घंटे में हो जाएगी। हमने स्वराज इंडिया से लगातार, हमारे फेसबुक पे जाके आप देखेंगे सारे प्रेस नोट हैं, हमने अप्रैल मई जून में लगातार जारी किए और हर रोज सरकारी आंकड़ों से बताया कि कितने दिन हो गए और आपने पैसा नहीं दिया है। उसमें बिल्कुल आंकड़ा था कि इतनी खरीदारी हुई, इतनी गोडाउन में गई, इतना पैसा अभी जारी हुआ है, इतना पहुंचा है, और आपका महीना महीना तक पेमेंट नहीं हुआ। ये जिस आधुनिक शताब्दी की बात कर रहे हैं, और एक क्लिक से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसान को। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में आप उनसे अकाउंट नंबर लेते हैं, आपका अकाउंट उनका अकाउंट आपके पास है, तो जैसे आप वहां से तोलते हैं और उसका कब्जा आपके पास लेते हैं, तभी उनके अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी बात है कि आप इसमें देरी करेंगे? और कानून बना के आप ये कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है अनिका, मुझे खेद है ये कहते हुए, आपने न्यायालय की बात की। शायद न्यायालय ने भी किसान की जो अपेक्षा है, किसान की न्याय के प्रति जो अपेक्षा है और होनी चाहिए, उस पर न्यायालय खरे नहीं उतरे हैं। जिस पिटीशन का मैं हाई कोर्ट का जिक्र कर रहा हूं वो 2016 से पेंडिंग है। आज कितने साल हो गए, आप देखिए कितनी हियरिंग हो गई है और सरकार वही बार बार जवाब दे देती है। और सरकार एक तरफ बयान देती है, एक तरफ दूसरी बात कहती है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया कि एमएसपी पे फसलें खरीदा जाना संभव नहीं है जी। 2015 जो वायदे में किया था कि हम खरीदेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। तो अब आप कह रहे हैं लिखित आश्वासन दे देंगे, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट को जो आपने एफिडेविट दिया था वो झूठ था? अगर वो सच्चा था तो ये लिखित आश्वासन दे देंगे। वहां आपने हलफनामा दिया था, यहाँ लिखित आश्वासन दे देंगे, तो किस पे विश्वास करेगा किसान ना? और न्यायालय जिस तत्परता से, जिस संवेदनशीलता से इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, ये किसानों के लिए मानवीय अधिकार है, ये किसानों के लोकतांत्रिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है। और अभी हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कल ही बीता है, उस समय हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि जब हम मानवाधिकार के नाम पे, लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पे, लिबर्टी एंड लाइफ के नाम पर जिस तरह पिटीशन सुनते हैं और शनिवार को भी सुनते हैं और आनंद फानंद में फैसले भी करते हैं, तो किसान लाखों लाखों करोड़ों की तादाद में जो किसान है उसके अधिकारों की को भी चेतना के साथ, संवेदनशीलता के साथ न्यायालयों को सुनना चाहिए। अगर वो होगा तो शायद सरकारों पर एक दबाव बनेगा। जो आपने कहा पिटीशन दायर हुई है, मुझे सिर्फ उसमें एक ही बात कहनी है, ऐसी निरंकुश सत्ता को किसान, जैसे बार बार किसान आंदोलन के लोग कह रहे हैं, किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि एसडीएम हो या कोई ऐसा ट्रिब्यूनल होगा जो भी आप बनाएंगे, उसमें किसान इन कॉर्पोरेट के सामने नहीं लड़ पाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। इसी तरह से किसान अदालतों में कानूनों को चुनौती देकर लगातार लड़ते नहीं रह सकता।
इसलिए किसान न्याय की लड़ाई सड़क पे लड़ रहा है और यही लोकतांत्रिक तरीका है। सरकार को उस लोकतांत्रिक आवाज को एड्रेस करना होगा। एक्नॉलेज जितना करना जल्दी जी। करेगी उतना जल्दी समाज का भला होगा, किसान का भला होगा, समाज ठीक दिशा में सोच पाएगा। और अभी तक सरकार ने एक बात और से गुमराह किया है, सिर्फ उसको वो कह के मैं बात खत्म करूंगा। जो एसेंशियल सर्विसेज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसकी बात करें तो वो तो किसान से के साथ साथ कंज्यूमर पे उससे भी बड़ी मार पड़ेगी। अभी तक तो होता था कानून की अवहेलना करके जो आलू 2 रुपए 4 रुपए किसान से खरीदा जाता था उसको 50 रुपए में बेचा जाता था कंज्यूमर को, और वहां कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी होती थी कानून की अवहेलना करके गैर कानूनी तरीके से होती थी। अब सरकार ने उसको कानूनन दर्जा दे दिया है। तब किसान से जो 2 रुपए 5 रुपए में खरीद लेगा और जिसकी जेब में पैसा होगा उसको इतने समय तक रोक लेगा कि मार्केट रेट बढ़ जाए, और बिल्कुल धड़ल्ले के साथ रेट बढ़ाकर जब आपके घर में दाल सब्जी प्याज आएगा तब कंज्यूमर का क्या होगा, ये भी कंज्यूमर को सोचना चाहिए। और कंज्यूमर को ये सोचते हुए जो ये कह रहे हैं आजकल कुछ के लोगों ने बीजेपी के इशारे पे कहना शुरू कर दिया है किसान जिद पे अड़े हैं, तब उन कंज्यूमर को उस आम नागरिक को भी सोचना चाहिए कि जिद किसकी है। ये किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान इस देश की लड़ाई लड़ रहा है जी और देश राजीव का जी, शुक्रिया कि आपने ये जो डॉट्स हैं इनको कनेक्ट किया। ये डॉट्स को समझने की बहुत जरूरत है। मैं बार बार इस किसान संवाद की श्रृंखला में इस बात पर जोर दे रही हूँ कि शायद जिस तरह से बोला जा रहा है ये कृषि सुधार है, सुधार भले ही खेती के हो जाए लेकिन इसमें जो उसका मुख्य नायक है किसान, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। और जब तक हम शहरी लोगों को इसका पता चलेगा तब तक शायद चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जैसे कि आपने बोला कि बात है किसान को प्राथमिकता देने की, पारदर्शिता की, जो विश्वास टूटा है उसको वापस लाने की, क्योंकि ये पहली बार विश्वास नहीं टूटा है, और साथ में इन किसानों के मुद्दों के साथ जो आम जनता है वो भी अपने थाली के मुद्दों को समझ सके। तो इस किसान संवाद की श्रृंखला में इस चर्चा का यही मकसद था और मुझे लगता है कि हम तमाम मुद्दों को सामने रख पाए हैं। और तफसील से हरियाणा के पर्सपेक्टिव में चीजों को रखने के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।